हेलो। एक मल्टीबैगर किस तरह ढूंढे उसका आज मैं एक सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने स्क्रीन के सामने है रोसारी बायोटेक लिमिटेड। 652 रुपये पर ये कंपनी फ़िलहाल ट्रेड कर रही है। ये कंपनी बिलोंग करती है बेसिकली केमिकल सेक्टर को, और इसकी इंडस्ट्री भी केमिकल है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, 3600 करोड़ के मार्केट कैप की। अब इसको मैंने सेलेक्ट क्यों किया? इसको सेलेक्ट करने का रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कंपनी जो है तो थ्री मेन कैटेगरी में काम करती है: होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल। इसी के साथ ही साथ टेक्सटाइल, स्पेशलिटी केमिकल और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। तो अगर मैं देखूँ इसका बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो ऑल थ्री कैटेगरीज पर्सनल एंड होम केयर में भी होता है, जो कि ग्रोइंग है। 2022 के कंपैरिजन में 2025 में 65 से 76% पे कंपनी ने ग्रो किया है। तो ये हो गया होम एंड पर्सनल केयर के अंदर, लाइक पेंट है, डिटर्जेंट है, सोप है, कोटिंग है, सिरेमिक है, पल्प एंड पेपर है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है। यानी हम जो डेली चीज़ें यूज़ करते हैं उन तमाम में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। 4280 प्रोडक्ट्स है कंपनी के। यहाँ पर अगर मैं मार्कर से हाईलाइट करूँ, ये देखो 4280 प्रोडक्ट्स है। ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट लिस्ट है कंपनी की। अब इसी के साथ ही साथ और चीज़ें हम देखेंगे। ये कंपनी और क्या करती है? यार्न, मैन मेड फाइबर, डिजिटल प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रोसेसिंग, इन सब के अंदर भी ना इनके केमिकल यूज़ होते हैं। और एनिमल में क्या है कि विटामिन्स, प्रीमिक्सेस, एसिडिफायर्स, ये सारी चीज़ों के अंदर भी ना केमिकल मिक्स इनके केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो डोमेस्टिक में 76% इनका सेल था 2024 में, जो पहले ज़्यादा था। तो यानी ये कंपनी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी एक्सपोर्ट देखो 18% से 24% पे चला गया है जो कि एक अच्छी बात है। अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही है कंपनी के पास में 406 डिस्ट्रीब्यूटर है 24 स्टेट्स के अंदर, और 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, विच इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वो है 1000 से ज़्यादा कंपनी के हैं ना क्लाइंट्स हैं, इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल, रीजनल और लोकल कंपनीज। और 2024 में 40 क्लाइंट कंपनी ने ऐड किए। यानी जितने ज़्यादा क्लाइंट होंगे उतना डाइवर्सिफाइड क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, और वो मतलब सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से अच्छा रहता है कंपनी के। यानी लॉन्ग टर्म में धंधा देने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। आम लैंग्वेज में कंपनी के प्लांट्स जो है तो गुजरात में ही है, और इनका ये एक्सपांशन का प्लान भी अपन जो देख सक रहे हैं। अब कंपनी का फोकस क्या है कि नेक्स्ट 2 ईयर में ना कंपनी को इनका रेवेन्यू डबल करना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर में रेवेन्यू डबल करना है। अब देखते हैं फ़िलहाल इसका क्या चल रहा है। थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं हम। चार्ट देखने से पहले जस्ट एक बार मैं चार्ट ही दिखा देता हूँ। चार्ट देखिए क्या है ना, 1600 कंपनी का जब आईपीओ आया था, उस वक्त में आईपीओ आया था कंपनी का 2020 में जुलाई में। उसमें उस वक्त में प्राइस ओपन हुआ था 667 रुपये पे। उसके बाद उसने एक हाई लगाया था 1600 रुपये का, और फिलहाल ट्रेड कर रहा है वापस आईपीओ प्राइस के नीचे। तो क्या इसका रेवेन्यू कम हुआ या कुछ और कम हुआ है जिसकी वजह से स्टॉक पीट रहा है? चलो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, कोई भी कंपनी का बैकबोन होता है उसके रिजल्ट्स, उसकी अर्निंग्स। तो जब 2020 में कंपनी मार्केट में आई थी, उस वक्त में कंपनी का जो था सेल्स था, ईयरली सेल्स 600 करोड़ का था, और उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ का था इनका। यानी 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ये लोग का मार्जिन। अब क्या हुआ है, 2025 में 600 करोड़ से 2000 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया है, और 100 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ ऑलमोस्ट पहुंच गया है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन, वो 17% से 13% पे आया है, जो कि 2022 में ना 12% पे गया था। फिर अभी ना 12, 13, 14 के रेंज में खेल रही है। इन्हें 13 का एक कॉन्स्टेंट चल रहा है लोग का। अब 2012 में हम अगर देखेंगे, 2020 में तो 12 का ईपीएस था,
अर्निंग पर शेयर, अब वो 24 का है, यानी ऑलमोस्ट शेयर होल्डर की वैल्यू डबल हो गई है। अब शेयर होल्डर की वैल्यू डबल हो गई है, फिर भी स्टॉक है तो इतने नीचे ट्रेड कर रहा है। और कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, हम देखते हैं। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, फ्यू टू मेनी और मेनी टू फ्यू का कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। तो 2020 का हमको डेटा नहीं दिख रहा है, 21 का डेटा है कि 72% प्रमोटर्स थे, अभी वो 68 हुए घटकर। तो ये जो 4% प्रमोटर गए तो कहीं कहाँ पर, पहले FIS भी 7% थे, वो भी 4% हुए, तो FIS भी 3% कम हो गए। DIS 12% थे, देखो ये DIS ने 12 से 15, मैं ऊपर के नंबर्स नहीं ले रहा हूँ, राउंड फिगर ले रहा हूँ। तो DIS 12% थे, ये 17% हो गए। तो DIS ने माल ख़रीदा है, और पब्लिक भी 7% थी, वो भी 10% हो गई है। इसमें क्या है कि 2020-21 में 40,000 शेयर होल्डर थे, जो 22 में 92,000 हो गए। अगर हम चार्ट में देखेंगे ना, तो चार्ट में हमको क्लियरली समझ में आएगा कि 2021 से लेकर तो ये 2022 तक, इधर तक ये चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी 40,000 लोग थे शेयर होल्डर थे, वो 92,000 हो गए, यानी इसमें क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, मेनी टू फ्यू हो गया है। उसके बाद से ना ये प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर अभी एक जोन बना हुआ है 900 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच का। तो ये रेंज में प्राइस ट्रेड कर रहा है। बट इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज़ हुई कंपनी के। बट हम देख रहे हैं ना, अभी देखिए 92 से 96 तक गया था 2023 में, यानी अगर हम पकड़ेंगे तो इधर यहाँ तक बॉटम लगाएंगे तो 2023 तक इधर तक डिस्ट्रीब्यूशन ही चला। अब लेकिन क्या हो रहा है, 2023 के बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो 96 से 98 हुआ था, और 98 से अभी 92 हुआ है, यानी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखिए 1 लाख तक चले गया था वो, 1 लाख से 97, 95, 92। अब लास्ट 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि शेयर होल्डर्स ना बढ़ रहे नहीं है, कम हो रहे हैं, यानी मेनी टू फ्यू हो रहा है, यानी कोई ना कोई उसको एक्यूमुलेट कर रहा है, और एक जोन में स्टॉक चल रहा है कंटिन्यूसली, और उसको शेयर होल्डर्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी इसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो मैं इस स्टोरी पे, इस स्टॉक के अंदर मतलब इंटरेस्टेड हूँ कि यार इसके अंदर ना पॉजिटिव चीज़ें ना, एक तो क्या है कि रिवेन्यू ग्रोथ है, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, मदर ऑफ फंडामेंटल्स क्या है कि रिवेन्यू ग्रोथ है। अगर धंधा ही नहीं बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा नहीं है तो कुछ मतलब की बात नहीं है। देखिए 2020 में 100 करोड़ से कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ ही कर रही है, भले मार्जिन में प्रेशर है, मार्जिन में प्रेशर, केमिकल क्रूड प्राइसेस बढ़ गए थे, क्रूड प्राइसेस के बढ़ने की वजह से वो 110 बैरल तक क्रूड प्राइस चले गया था, तो केमिकल सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट गिरा था। बट अब क्रूड प्राइसेस कूल डाउन हो गए, 60-70 डॉलर पर बैरल के रेंज में चल रहे, तो भी केमिकल सेक्टर इसका एक मोस्ट बेनिफिटिंग सेक्टर रहेगा। और इसमें देखना होगा कि आने वाले टाइमिंग में ना कंपनी किस तरह अपना रिवेन्यू अभी 2000 करोड़ से 4000 करोड़ करेगी। तो फिलहाल एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है 26 के PE पर, जो कि अगर हम जाके देखेंगे PE में, तो लाइफ टाइम PE के इसके ना लो के पास चल रहा है फिलहाल, ये ना लाइफ टाइम लो क्या है 15, और ये 25 के आसपास चल रहा है, जो कि कुछ साल पहले 55 तक चले गया था। तो एक 5 साल से भी लो के PE पे है, 10 साल से भी लो के PE पे है। तो ये स्टॉक ना एक वैल्यू बाय है। वैल्यू बाय के कारण इसके अंदर और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रमोटर होल्डिंग भी अभी फिर 68% है, बहुत अच्छी है। FII DIS सब मिला के ना बिग मनी शेयर में कहता हूँ इसको, जो कि ना 89-90% का शेयर है, नहीं बड़े लोगों ने लेके रखा है। तो डेट वेरी मतलब निगलिजिबल है, 10-11% का है, जो कि कंपनी उसको ईजीली मैनेज कर रही है। ROC भी 15 का है, जो कि अच्छा माना जाता है। तो ये सब चीज़ों को नज़र रखते हुए, और इनके फंडामेंटल किस कंपनी को फंडामेंटली अच्छी कहा जाए, तो ये सारी कंपनीज़ के पैरामीटर्स होते हैं। ये एक चीज़ और एक है इसके अंदर कि 2 कंपनी के R&D ये भी है, फैक्ट्रीज भी है, फैसिलिटीज़ भी है, सिलवासा एंड रिसर्च लैब भी है कंपनी की, IIT बॉम्बे। तो मेजरली ये कंपनी जो है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हुए काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी मतलब प्राइस नीचे आया है और रिवेन्यू डबल हुए है, EPS डबल हुआ है, तो एक बहुत अच्छा वैल्यू बाय ये कंपनी रह सकती है, वैल्यू क्रिएट कर सकती है इन्वेस्टर्स के लिए।
आई होप कि ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।